नमस्कार। टाइम्स नाउ नव भारत में आपका स्वागत है। कारोबारी सितारे हमारी जो खास सीरीज है उसमें एक खास शख्स हमारे साथ हैं, रोहित कात्याल, कैपेसिटी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस खास सीरीज में कारोबारी सितारे। इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में सर आप हैं, जानी मानी कंपनी है। तो पहला सवाल मेरा आपसे ये कि बीते 8-10 सालों से, जब से नरेंद्र मोदी सत्ता में आए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में आप क्या देख रहे हैं कि क्या देश सही ट्रैक पर है या अभी बहुत कुछ करना बाकी है? पहले तो थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। दूसरी बात यह है कि जो पिछले 8-9 सालों में देखा गया है जी, कि इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके सेगमेंट्स, भले वो हाइड्रो पावर हो, रोड्स हो, हाईवेज हो, या बिल्डिंग सेगमेंट हो, या मेट्रो हो, या रेलवेज हो, जी, ये सब पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। ठीक है, कुछ का फोकस में भी 2013-14 में हुआ होगा, फिर फोकस 16-17 में हुआ होगा, बट जैसे अब आज हम बात कर रहे हैं, ये फोकस ओवरऑल सेक्टर्स पे है। और उसका एक क्लियर एविडेंस है कि जो गवर्नमेंट स्पेंड है ओवरऑल इंफ्रा पे, भले वो हेल्थ केयर हो, हाईवेज हो, रेलवेज, मेट्रोज, अक्रॉस, वेदर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही ये बढ़ा रही हैं। जी, तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। उसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर में इम्पेटस दिया गया बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो आपने देखा कि पिछले 1.5 साल में रियल एस्टेट, जिसको लोग डूम्सडे कह रहे थे, टोटली रिवर्स हो गया। आज आप सेल्स देख रहे हैं, आपने ऐसे सेल्स तकरीबन पिछले 13-14 साल में नहीं देखे, विथ वॉल्यूम्स। और मोर इम्पोर्टेंटली ये एक्चुअल कंज्यूमर जो आ रहा है घर खरीदने के लिए, तो ये तो डिफरेंसेस हैं, ये एविडेंट है। तो ये कहा जा सकता है कि मोदी जी की सरकार में इम्पेटस मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर पर इंफ्रास्ट्रक्चर काम हुआ है और नए सिरे से काम हुआ नए है। सिरे सर, से। मैं अगला सवाल करूं, लेकिन उससे पहले जो कैपेसाइट इंफ्रा प्रोजेक्ट्स है, इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि आपकी कंपनी क्या क्या कर रही है, किन किन जगहों पर काम कर रही है और पूरा प्रोफाइल उसका किस तरह का है। कैपेसिटी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स एक 10 साल पुरानी कंपनी है। अगस्त 2012 में हमने इनकॉर्पोरेट किया था, जी, और हम एक स्पेशलाइज्ड बुटीक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी है। अब आप जब बिल्डिंग्स की बात करते हैं तो उसमें सुपर हाई राइज, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, रिटेल, रेलवे स्टेशन, सिटी साइड एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन, ये सब कुछ आ जाता है। तो सेगमेंट वाइज एक होगा, लेकिन कैपेसिटी इंफ्रा एक टेक्नोलॉजी बेस्ड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जो एक सेगमेंट फॉर्म होता है अंडर द एंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर अम्ब्रेला। ओके। एक मतलब बहुत एक बात कही जाती है कि देश की जीडीपी बढ़ानी है तो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन कोविड के दौरान पूरा मामला ठप रहा, सरकारी प्रोजेक्ट्स ठप रहे, रियल एस्टेट ठप रहा। तो अब क्या स्थिति आपको दिख रही है? आप लोग जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, अब क्या लग रहा है कि कोविड से क्या हम उबर आए हैं या अभी काफी काम होना बाकी है? सो 2020-21 जो एक मेन ईयर था कोविड इम्पैक्ट का, तो उस साल में तो सबको ही इम्पैक्ट हुआ। और ज्यादा करके जो अर्बन सिटीज हैं, मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद, दिल्ली, ये ज्यादा इम्पैक्ट हुए। जी, और आपने देखा कि माइग्रेंट लेबर वापस भी गई, जी, और उसको काफी वक्त लगा वापस आने में। जी, सो मेजर इम्पैक्ट 2020-21 में हुआ। 21-22 में फर्स्ट क्वार्टर में आपने सेकेंड वेव देखा, बिल्कुल। लेकिन वेव उतना गहरा नहीं था जो आपने 2021 में देखा था। लोग कुछ हद तक कोविड के बारे में समझ चुके थे। तो जैसे हम अभी 22-23 में प्रारंभ हमारा हुआ है, मुझे लगता है कि कोविड इज बिहाइंड अस। होपफुली कोई नया वेरिएंट नजर ना आए, जी, लेकिन जो रिलैक्सेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिए हैं, उसको देखते हुए गवर्नमेंट की प्रिपेयर्डनेस और प्राइवेट सेक्टर की प्रिपेयर्डनेस टुवर्ड्स टैकलिंग कोविड इशू, ये काफी हद तक बढ़ी हुई है। तो मुझे लगता है
कि कोविड हमारे पीछे है और ये साल सब कंपनियों के लिए, स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों के लिए खासा अच्छा होना चाहिए। जी जी। लेकिन अभी जो हालात है सर, जो अगर हम आज बैठ के बात कर रहे हैं, तो शेयर मार्केट डाउन है, लगातार जिस तरह से गिरावट चल रही है, एक महंगाई बहुत बढ़ी हुई है, थोक भी खुदरा भी, लगातार ये सवाल किया जा रहा है कि इकोनॉमी को संभालना मुश्किल हो रहा है। रिजर्व बैंक ने कुछ कोशिशें की हैं, तो आप इस पूरी स्थिति को किस तरह से देखते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिहाज से और अपनी कंपनी के लिहाज से भी? पहले तो आपने कहा इकोनॉमी के बारे में, जी आपकी बात एक हद तक राइट है, कमोडिटी प्राइसेस बढ़े हैं, बट अगर जैसे आपने खुद देखा होगा कुछ दिन पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए, कमोडिटी प्राइसेस को नीचे लाया जाए। जी। इसके अलावा ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि भारत एक खुद कंजम्पशन ड्रिवन कंट्री है। तो जो अभी अगर हम यूरोप में कंपेयर करें या हम कोई और कंट्री से कंपेयर करेंगे वो ठीक नहीं होगा। कंजम्पशन स्टोरी ऑफ द कंट्री इंडिया वो इंटैक्ट रहती है। अब इसका इंफ्रास्ट्रक्चर पे आइए, आपने खुद सवाल में जवाब दिया कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड होगा तो कंजम्पशन बढ़ेगा, नौकरी मिलेगी, इसलिए गवर्नमेंट का जो इम्पेटस है, और उन्होंने कोई रोल बैक नहीं किया है इन्वेस्टमेंट प्लान। जितने भी जैसे 70,000 करोड़ हॉस्पिटल्स को दे रहे हैं वो इंटैक्ट है। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट स्पेंड को रोल बैक नहीं किया है। हाँ ठीक है, कोई जो इम्पोर्टेंट चीज ना हो उसको रोल बैक करने में सबका ही भला होगा, लेकिन चलते हुए हम ये देख रहे हैं कि इंफ्रा स्पेंड बढ़ेगा, इसमें घटने की कोई गुंजाइश है नहीं, क्योंकि इसी से नौकरी, इसी से कंजम्पशन और इसी से इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। तो दोनों इंटरलिंक्ड हैं कि इकोनॉमी बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है और इंफ्रास्ट्रक्चर का स्पेंड घटने से इकोनॉमी पे इम्पैक्ट आएगा। और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने सारे स्टेप्स लिए हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड को बढ़ाया जाए। आप सब बिजनेस की फील्ड में हैं, लगातार जो सरकार की पॉलिसीज हैं उस पर नजर रखते हैं, मार्केट पर नजर रखते हैं, तो आपके लिहाज से इंफ्रास्ट्रक्चर्स में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए अगर आप कुछ सुझाव देना चाहें गवर्नमेंट को, तो वो 2-3 खास सुझाव क्या होंगे जिन पर काम नहीं हो रहा है? देखिए, पूरे इंडस्ट्री का हमेशा एक कंप्लेंट रहा है कि इम्प्लीमेंटेशन जो होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो अनाउंस करती है वो स्टेट लेवल पे उसका इम्प्लीमेंटेशन जिस स्पीड से होना चाहिए वो नहीं होता। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से ज्यादा ये स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर है कि कैसे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के वेरियस स्कीम्स का, मुख्यतः से हेल्थ स्कीम का फायदा उठाएं, पीएमएवाई का फायदा उठाएं, हाउसिंग फॉर ऑल का फायदा उठाएं, और ये प्रोजेक्ट्स जो पहले एक जमाने में 7 साल 8 साल में पूरे होते थे और आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जरिए 3-3.5 साल में पूरे हो सकते हैं, उसको कैसे पूरा किया जाए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट मेरे हिसाब से अपना जो काम है काफी बखूबी कर रही है, एंड कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स भी इसके अंदर आपको नजर आएंगी कि उनका जीडीपी ग्रोथ एक एग्जिबिट करता है कि उन्होंने इम्प्लीमेंट अच्छा किया है। लेकिन अगर अक्रॉस स्टेट्स ये चीज देखी जाएगी तभी आपका जो वो एक ड्रीम है कि जीडीपी कैसे ग्रो होगा, और जीडीपी क्यों ग्रो नहीं हो रहा उस स्तर तक, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने सारी सुविधाएं देख के रखी हुई हैं। तो ये एक चीज हमारे स्टेट गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेशन है, कोई एक स्टेट गवर्नमेंट नहीं, अक्रॉस स्टेट गवर्नमेंट्स। यानी इम्प्लीमेंटेशन की बेसिकली प्रॉब्लम ज्यादा है। जी। तो इम्प्लीमेंटेशन है, कल को ट्री कटिंग होती है उसमें महीनों चले जाते हैं, तो कोई प्रोजेक्ट डिले नहीं हो रहा है, पर जो प्रोसीजरल मैटर्स हैं, सिंगल विंडो क्लियरेंसेस कैसे लाए जाएं, ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं। पर इस दिशा दूसरी, में काम तो हुआ है शायद? बिल्कुल काम हुआ है। तो जो पहले चीज 2 साल में होती थी वो आज 6 महीने में हो रही है। जी जी। बट ये लगता है कि ये इम्पेटस दिया जा रहा है कि कैसे ये चीज 1 महीने 1.5 महीने में की जाए। जब तक डिजाइनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट हो तब तक सारे ये जो समस्याएं आती हैं ये क्लियर हो,
सो के प्रोजेक्ट्स जो है, खास करके हमारे बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स, ये उस स्पीड में चल सकें जिस स्पीड में ये चलने चाहिए। जी जी जी। बीच में सर जो बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स की आपने बात करी, हमने देखा कि बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स में ज्यादातर बिल्डर्स, अगर मैं सिर्फ जैसे दिल्ली एनसीआर की बात करूं तो यहाँ पर ज्यादातर तो अगर नहीं कहना चाहिए, लेकिन बहुत बिल्डर्स पर यह आरोप है कि वो ग्राहकों को ठगते हैं। मतलब ग्राहकों के बीच में, कस्टमर और बिल्डर्स के बीच में जो ट्रस्ट होना चाहिए वो यहाँ नहीं, और इतने लोग ठगे गए हैं। मतलब अगर मैं अपना एग्जांपल दूं तो हर तीसरा आदमी ऐसा मिलेगा जो बिल्डर से ठगा गया है। तो इस दिशा में क्यों काम नहीं हो पाता, और क्यों बिल्डर अपनी मतलब चादर से ज्यादा पैर फैला लेते हैं? ये क्या है? ये मतलब ये मैं प्रैक्टिकल सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, ये क्या चक्कर है? अभी ऐसा है, ग्रीड का कोई जवाब नहीं होता, लेकिन इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया रेरा को, और मैं समझता हूं कि जो महाराष्ट्र में रेरा है, गुजरात में रेरा है, इनसे बेटर रेरा प्रोग्राम्स आपको कहीं नजर नहीं आएंगे, और ये इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। इसका असर ये आपने देखा पिछले 3 सालों में, स्पेशली आफ्टर द आईएलएफएस डिबेकल और फिर एनबीएफसी क्राइसिस, कि जो डेवलपर्स की बैलेंस शीट स्ट्रांग है वो प्रोजेक्ट डिलीवर कर रहे हैं, कोई भी कस्टमर उनसे ठगा नहीं जाता। और दूसरी बात ये है कि कंज्यूमर इज द किंग, कंज्यूमर को भी नॉलेज आ चुकी है, वो 100-200 रुपया फुट एक अच्छे डेवलपर को देने को तैयार है, भला के उस डेवलपर को जिससे प्रोजेक्ट 7 साल और 10 साल में नहीं मिलना, क्योंकि तब तक वो रेंटल पे रहेगा, और रेंटल पे रहेगा तो उसने जो सोचा था, जो भी प्लानिंग की थी, वो चौपट हो जाएगी। तो रेरा इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, और इसके जो रिजल्ट्स हैं आप ग्राउंड लेवल पे देख रहे हैं। आप मान के चलिए रेरा अभी और सख्त होगा। अगर डेवलपर्स ने प्रोजेक्ट, अगर आप दिल्ली एनसीआर की बात करें, नोएडा में आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अटके हुए देखे। जी, जी। रेरा आने के बाद अधिकतर प्रोजेक्ट चालू हुए। सिमिलरली आपने महाराष्ट्र गवर्नमेंट में एसआरए के प्रोजेक्ट्स देखे जो बहुत सारे अटके हुए थे, और यहाँ महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने रेजोल्यूशन निकाला कि एसआरए जहाँ पे बैंकों का पैसा अटका हुआ है, वो नए डेवलपर के साथ जा करके बिगेर प्रीमियम भरे वो प्रोजेक्ट को टेक ओवर कर सकते हैं विथ द रिक्विजिट अप्रूवल्स। तो ये सारी पॉजिटिव चीजें हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि 7 साल पहले, 5 साल पहले, 6 साल पहले बहुत सारे कंज्यूमर ठगे गए हैं, बहुत सारों की सेविंग्स अटकी हुई हैं। लेकिन आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रेरा आप ये क्लियर देख रहे हैं कि कंज्यूमर भी बहुत होशियार हुआ है, और डेवलपर्स जो अच्छे हैं और बेहतर हुए हैं, और जिन्होंने काम पहले की तरह किए हैं, मुझे नहीं लगता वो मार्केट में टिके हैं, या अगर अभी तक टिके हैं तो टिक पाएंगे। मुझे लगता है सर कि रेरा के ऑर्डर्स को भी इम्प्लीमेंट और सख्ती से किया जाना चाहिए, क्योंकि लगातार जिस तरह के केसेस हमको मिलते हैं, हम लोग मीडिया में हैं, जिस तरह की शिकायतें आती हैं कि रेरा ने ऑर्डर दे दिए हैं लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे, वो कहीं ना कहीं किसी प्रोसेस में अटका दिए गए हैं। मतलब ये ऐसा हम लोगों को दिखाई देता है। पता नहीं अब ये कितना वो है, लेकिन इस पर काम किए जाने की जरूरत है, मुझे लगता है। ये आपकी बात राइट है कि जिनके डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं है, जिन्होंने रेरा का गाइडलाइंस का पालन नहीं किया है। देखिए, अगर आपने 10% पेमेंट किया है तो ये कंपलसरी है, रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए। तो अगर कुछ लोगों ने ये चीजें छोड़ी हैं तो दिक्कत आना लाजमी है। लेकिन अगर आप सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस देखें, हाई कोर्ट के वेरी रिसेंट ऑर्डर्स देखें, तो ये डेवलपर्स पे बड़े सख्ती से आए हैं। यहां तक कि इन्होंने 7 दिन 10 दिन का टाइम दिया है कि पूरा इंटरेस्ट जमा कराया जाए कोर्ट के पास। ये चीजें एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेचती हैं, जो ना करके ओनली रियल एस्टेट, पर हम जैसे कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए भी पॉजिटिव है, बिकॉज डेवलपर फिर ही सोचता है कि ऐसा कंपनी से पार्टनरशिप की जाए या ठेका दिया जाए जो टाइम पे कंप्लीट करेंगे। सो आपकी बात सही है, कुछ जगह पे ये हो सकता है, बट मुझे लगता है कि रेरा
एक ऐसा लॉ है जिसने एक्चुअली रियल एस्टेट इंडस्ट्री को 360 डिग्री टर्न दिया है, खास करके कंज्यूमर पर्सपेक्टिव से। ओके, चलिए सर, तो आखिरी सवाल मेरा ये कि ये तो आपका कंपनी और इंफ्रास्ट्रक्चर की फील्ड में जो कुछ हो रहा है उस पर हमने बात की, लेकिन आपका इस फील्ड में आना कैसे हुआ? आपका प्रोफाइल इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ कैसे बढ़ा? तो हम ने कैरियर चालू किया था इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइडर, जिसको बोलते हैं, तो प्रोडक्ट्स बनाते हैं सर्विस इंफ्रा के लिए जी। और अगर आपको याद हो कि 2002 तक तो इंफ्रास्ट्रक्चर काफी मध्यम था पूरे में। 97 से हम फुल फ्लेज इंफ्रास्ट्रक्चर में आए, वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स में, ओके, प्रोफेशनल्स। सो 2012 से हमने अपना काम अपनी कंपनी फॉर्म की 9 अगस्त 2012, और जो क्लाइंट्स को हम पहले जानते थे उन्होंने सपोर्ट किया, सप्लाई चेन ने सपोर्ट किया, और उसके बाद यू आर एज गुड एज योर प्रोजेक्ट्स एट द साइट। तो अगर आप प्रोजेक्ट्स अच्छे हैं तो आपको मिलेगा। आप लोग मानते नहीं हैं, लेकिन 2013-14 हमारा पहला फाइनेंशियल ईयर था, और उस तरीके से हम आज 9 साल हमारी कंपनी को पूरे हुए हैं। फ्रॉम द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ 240 करोड़ जो हमें लोडा से मिला था, आज हमारा ऑर्डर बुक स्टैंड अलोन पे तकरीबन 9,000 करोड़ के ऊपर है, और कंसोलिडेटेड बेसिस पे तकरीबन 13,000 करोड़ है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप क्वालिटी प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं, कंसिस्टेंटली करते हैं, there will be ups and downs, but then you will be here for the long run. तो ये हम, और टेक्नोलॉजी का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। जितनी टेक्नोलॉजी आप इंडस्ट्री में लाएंगे उतना ही आपका प्रेफरेंस विद द क्लाइंट एंड क्लाइंट रिकॉल वैल्यू वो बढ़ेगी। एग्जैक्टली। सर, काम की बातें तो हो गई, लेकिन बाकी आपके और शौक क्या हैं? काम के अलावा आप किसी और शौक में टाइम दे पाते हैं या नहीं? फिलहाल कोविड ने पिछले 2 साल से किसी चीज के लिए वक्त नहीं दिया है। लेकिन थोड़ा योगा करते हैं, अपने आप को जितना हो सके फिट रखने की कोशिश करते हैं। जी, और होपफुली जैसे ही थोड़ा स्ट्रीमलाइन होगा तो जो बाकी कुछ जो शौक हैं वो भी पूरे करेंगे। फिलहाल द फोकस इज द ऑर्गेनाइजेशन। ओके ओके, तो रोहित जी, बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके। इंफ्रास्ट्रक्चर की फील्ड में क्या हो रहा है, मोदी सरकार इस फील्ड में क्या कर रही है, और आपने जो बिल्डर्स के लिए रेरा का महत्व बताया, मुझे लगता है कि जो दर्शक देख रहे होंगे उनको समझ में आएगा कि रेरा का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। कई सारे लोग समझते हैं कि रेरा के ऑर्डर से कुछ होता नहीं है, या उसमें जाना कितना फायदेमंद है। मुझे लगता है आप जो बता रहे हैं उसके हिसाब से रेरा में अपनी शिकायत दर्ज की जानी चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपसे बात करके बहुत आनंद आया। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर कॉलिंग, थैंक यू वेरी मच।